Hello, Vedant. There is Vedant student online. Vedant, you are for FPL or for Java? Yes, Vedant. I'm not able to hear you. You are able to hear me? हाँ. Okay, ठीक है. Now it's C only. Do you have attended any session previously or you are attending first? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आए थे. ओके ओके, हाँ ठीक है. ठीक है, चलो guys, let's start then. Okay. I'll tell you, I'll just give you a short information that what we have done in the past, like, correct? So if you want, no, you can take the recordings from them. Recordings will be available. You go through that recording so that you'll come into flow. Okay? Okay. Now you're able to hear me? Eta hai na ekala? So in the past, what we have done, what is algorithm we have seen? Algorithm characteristics. ठीक है. फिर एल्गोरिथम थोड़े से लिखे हमने, एग्जाम्पल्स देखे थोड़े एल्गोरिथम के, लाइक हमने एक देखा एरिया ऑफ अ सर्कल, या फिर फाइंडिंग ऑड इवन, राइट, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स, फिर प्रिंटिंग फ्रॉम 1 till n, समेशन ऑफ n, ऐसे थोड़े एल्गोरिथम्स लिखे थे. फिर हमने फ्लो चार्ट्स देखा था. ठीक है. फिर फ्लो चार्ट के नोटेशन सिखाए थे मैंने, अलग अलग नोटेशंस. फिर थोड़े फ्लो चार्ट्स भी हमने ड्रॉ किए थे, फ्यू फ्लो चार्ट्स. तो इतना हमने कवर किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सी प्रोग्रामिंग, बट डायरेक्टली फर्स्ट सी प्रोग्राम नहीं लिखने वाला हूँ. फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखने के लिए जो एलिमेंट्री चीजें है, बैकग्राउंड, वो पहले कवर करेंगे, एंड देन फाइनली विल राइट वन कंप्लीट सी प्रोग्राम. एंड फिर वो पूरा सी प्रोग्राम कैसे वर्क हो रहा है, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम आई विल टेल यू. एंड फिर वो प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके मशीन में क्या सॉफ्टवेयर डालना है, सब बताऊंगा, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी फॉर इट. ठीक है. तो वेदांत, यू आर नॉट एबल टू सी द स्लाइड्स. दिख रहा है स्लाइड्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं ना? ओके. क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा, यहां से ही बंद हो गया. ओके. Just tell me, if you want to learn any language, not programming language, any general, English, Hindi, Marathi, any language, when you want to learn. So, general, what steps are there? बराबर, वेरी गुड. पहले आप क्या सीखते हो? उसका कैरेक्टर सेट सीखते हो. वो लैंग्वेज ने जो भी कैरेक्टर सेट दिया है, उनके जितने भी अल्फाबेट्स दिए हैं, वो पहले सीख लेते हो. फिर आप वो अल्फाबेट से कुछ वैलिड्स क्या बनाते हो, वर्ड्स बनाते हो. गेटिंग? एंड फिर उन वर्ड्स को आप लोग अरेंज करते हो, बट अरेंज इस तरह से कि उसका कुछ मीनिंग बनता है. ग्रामेटिकली वो क्या होना चाहिए? करेक्ट. ग्रामेटिकली करेक्ट, नहीं तो जैसे मन किया वैसे अरेंज नहीं करना है. एनी हाउ यू आर नॉट जस्ट सपोज टू अरेंज इट. अरेंज इन सच अ वे दैट इट इज फॉलोइंग सम रूल, इट इज फॉलोइंग सम ग्रामर. गेटिंग? एंड वो अरेंज करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? सेंटेंसेस. एंड फिर मेनी सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनेगा. तो इस तरह से आपका प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस. तो फर्स्ट यू लर्न कैरेक्टर सेट. फ्रॉम दैट कैरेक्टर सेट यू बिल्ड वर्ड्स, यू मेक योर वोकैबुलरी. आपकी एक वोकैबुलरी बिल्ड करते हो कि उन अल्फाबेट्स का यूज करके ही आप क्या बनाते हो, छोटे छोटे वर्ड्स, फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, व्हाटएवर.
एंड फिर इन वर्ड्स को अरेंज करते हो एंड क्या फॉर्म करते हो, सेंटेंसेस। बट इन वर्ड्स को किसी भी मैनर में अरेंज करते हो या कुछ ग्रामर फॉलो करते हो? ग्रामर, ग्रामर मीन्स सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल, एंड दैट रूल इज टू बी नोन टू द स्टूडेंट ऑल्सो एंड टीचर ऑल्सो, है ना। सिर्फ स्टूडेंट को ही पता होना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को पता है इसलिए उसने वो नॉलेज से पेपर लिख दिया, बट वो बराबर लिखा है कि नहीं वो चेकर को चेक करना रहता है, तो चेकर को भी वो ग्रामर पता होना चाहिए। तो अपने कंप्यूटर में भी वैसे ही है, प्रोग्रामर को ग्रामर पता होना चाहिए, किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एंड ये प्रोग्राम बराबर लिखा है कि नहीं ये चेक कौन करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर को भी क्या नॉलेज होना चाहिए? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स, माने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर, लाइक गेटिंग। तो व्हाट आई वांट टू से इज क्लियर टू यू। कहां से स्टार्ट हो? ओके, तो एज आई सेड, like in our natural languages means languages which are spoken by humans. एंड पहली बात, व्हाट इज लैंग्वेज? मैं इतने बेसिक नहीं जा रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको लैंग्वेज मीन्स क्या ये पता है। तो व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने दो एंटिटीज को कम्युनिकेट करना है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इज लैंग्वेज मेड अप ऑफ इट्स अल्फाबेट सेट? Is language made up of its own vocabulary? And is language made up of its own rules? उनका grammar rules होता है. And then the person who is communicating in that language will learn what? The alphabet, its vocabulary, and the grammar rules. Like getting? तो हर एक लैंग्वेज को क्या होता है? उसका कैरेक्टर सेट होता है, उसका वोकैबुलरी होता है, उसके रूल्स होते हैं जिसको हम ग्रामर कहते हैं। एंड फिर जो पर्सन उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो क्या सीखेगा? उस लैंग्वेज का अल्फाबेट सीखेगा, उसकी वोकैबुलरी सीखेगा, उसका ग्रामर सीखेगा। एंड ये सीखने के बाद फिर वो यूज करके क्या करेगा? कम्युनिकेशन। तो जैसे नेचुरल लैंग्वेजेस है, नेचुरल लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेजेस ऑफ ह्यूमंस, languages which are spoken by human. English, Hindi, Marathi, German, French, Sanskrit, all are natural language. And languages of machine, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोलो या फिर बोलो फॉर्मल लैंग्वेज। वाई वी शुड कॉल इट एज फॉर्मल लैंग्वेज? क्योंकि वो एक मैथमेटिकल मॉडल पे डिफाइन होता है। गेटिंग? द लैंग्वेज विच इज डिफाइंड ऑन सम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, दे आर फॉर्मल. And all programming languages are formal language. All programming languages are artificial language. They are not natural नहीं है, human spoken languages नहीं है, वो language of machine है. And programming languages are formal, they are artificial language. But principle अलग नहीं है. जैसे natural language को भी character set है, वैसे programming language को भी क्या रहेगा? Character set. नेचुरल लैंग्वेज का भी वोकैबुलरी है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी क्या रहेगी? वोकैबुलरी रहेगी. एंड जैसे नेचुरल लैंग्वेज का भी ग्रामर है, रूल्स है कि भाई आर्टिकल कब यूज करना है, नाउन्स कैसे यूज होते हैं, कब सेमीकोलन देना है, कब डॉट देना है, कब क्वेश्चन मार्क लिखना है. तो जैसे नेचुरल लैंग्वेज के रूल्स है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी क्या रहेंगे? रूल्स. तो नेचुरल लैंग्वेज में उन रूल्स को हम ग्रामर कहते हैं, तो यहां सिंटैक्सेस बोला जाता है. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कॉल देम एज सिंटैक्स. सिंटैक्स मींस रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम. गेटिंग? तो यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, जैसे नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना है तो आप वो कैरेक्टर सेट सीखते हो, वर्ड सीखते हो, वो ग्रामर रूल यूज करके क्या बनाते हो? सेंटेंसेस. एंड फिर वो सेंटेंसेस अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. तो वैसी मशीन से मुझे कुछ काम करके लेना है, कंप्यूटर से मुझे वो काम करवा के लेना है कि भाई ये दो नंबर्स ले, उसको ऐड कर, रिजल्ट दे, ये दो नंबर्स इसका जीसीडी कैलकुलेट कर, लाके दे. बट सिर्फ आप बोल सकते हो कि जीसीडी कैलकुलेट कर एंड दे? नो. कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बताना पड़ेगा ना, प्रोसीजर भी देना है, रेसिपी भी बतानी पड़ेगी. तो हाउ द प्रोग्रामर विल टेल द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी क्या रहेगा? वोकैबुलरी रहेगा,
उसका भी कैरेक्टर सेट रहेगा, उसका भी ग्रामर रहेगा, एंड इन ग्रामर्स एंड वोकैबुलरी एंड कैरेक्टर सेट का यूज करके प्रोग्रामर क्या लिखेगा, इंस्ट्रक्शंस। जो नेचुरल लैंग्वेज में सेंटेंस है तो इधर हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन। एंड फिर ये इंस्ट्रक्शंस हम किसको देंगे, कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके आपको डिजायर्ड रिजल्ट ला के देगा। गेटिंग? तो शॉर्ट में क्या बताना था वो क्लियर है। वी विल कम टू हिस्ट्री ऑफ सी एंड हाउ टू राइट अ एंटायर सी प्रोग्राम। फिर वो पूरे सी प्रोग्राम का मीनिंग क्या है वो सब, वो सी प्रोग्राम को मशीन पे टाइप कैसे करोगे, उसके लिए क्या एडिटर लगेगा, उसको कंपाइल करने के लिए क्या कंपाइलर लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। उसको इंस्टॉल क्या करना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी। अभी सिर्फ वो प्रोग्राम लिखने के लिए जो एलिमेंट्री चीज है वो पहले हम सीख लेते हैं। मैंने पहले हम क्या सीखते हैं, ए टू जेड, फिर वर्ड्स बनाता है, सेंटेंस बनाने का सीखता है, एंड फिर हम फाइनल पूरा क्या लिखेंगे, प्रोग्राम। गेटिंग? एंड फिर वो प्रोग्राम को टाइप करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, उसको मशीन कोड में लाने के लिए फिर क्या कंपाइलर लगेगा, वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डोंट वरी। तो एज आई सेड, स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश। इज इंग्लिश अ नेचुरल लैंग्वेज? यस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस। अभी मैंने बताया ना, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस इज natural language, and artificial languages or language of machine is called as formal language. Getting? All programming language come under formal category. ठीक है? तो जैसे इंग्लिश सीखते समय पहले इंग्लिश का कैरेक्टर सेट सीखते हो, उन कैरेक्टर सेट का यूज करके आप मीनिंगफुल क्या बनाते हो, उन वर्ड्स को अरेंज करते हो और क्या बनाते हो, बस सेंटेंस बनाते समय इन वर्ड्स को कैसे भी अरेंज करते हो या क्या फॉलो करते हो। वेरी गुड, ग्रामर फॉलो। मीन्स मैं क्या सिखाता हूँ समझ रहा है, लाइक पहुंचता है, लाइक गेटिंग, मीन्स शी हैज कम फर्स्ट डे ओनली एंड योर एवरीथिंग इज कन्वेड, पहुंच रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? एंड फिर इन मेनी सेंटेंसेस को कंबाइन करके क्या बनेगा, द सिमिलर प्रिंसिपल। ऐसा ही एनालॉजी प्रोग्रामिंग में भी चलता है। गेटिंग? तो अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो सी इज अ नेचुरल लैंग्वेज और इट इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। सी को नाम सी ही क्यों दिया, मत चिंता करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरे पास हर चीज का आंसर है, सिर्फ टाइम के हिसाब से। राइट और नो? जैसे पेरेंट्स हम लोगों को ग्रो कर, मैंने हमें बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे एज है वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन देता है ना। राइट और नो? जब एलकेजी में थे तब आपको कुछ तो ऐसे 10th एंड 12th की इंफॉर्मेशन तो नहीं देते थे ना, सिर के ऊपर से जाएगा। राइट? तो जैसे जैसे आपका एज होते जाता है आपको वो इंफॉर्मेशन पता चलती है। इधर भी वैसी है ग्रेजुअली, कि सी लैंग्वेज को सी नाम क्यों दिया, किसने इन्वेंट किया, कब आया, क्यों वो इतनी पावरफुल है, क्यों 50 इयर्स से ज्यादा ये लैंग्वेज आज भी सस्टेन्ड है मार्केट में, आज भी सी ने क्यों जगह लिया है, सब कुछ बताता हूं, डोंट वरी। तो अगर आपको सी सीखना है तो सी का भी क्या सीखना पड़ेगा, कैरेक्टर सेट। सी का भी वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं टोकन्स। फिर टोकन्स में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें आता है। टोकन्स में कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, लिटरल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, क्लियर, पंक्चुएशन सिंबल्स आते हैं, मेनी थिंग्स कम अंडर टोकन। एंड इन टोकन्स को अरेंज करके क्या बनाओगे, इंस्ट्रक्शंस। जो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में जो सेंटेंस है वो प्रोग्रामिंग में क्या बनता है, एन इंस्ट्रक्शन मींस अ कमांड गिवन टू मशीन। हम मशीन को बोल रहे हैं कि ये कर, गेटिंग, कि ये वैल्यू लेकर आ, ये वैल्यू लेकर आ, इसको ऐड कर, इसको इसमें स्टोर कर। तो ये सब आप बता रहे हैं बाय सम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एंड हु इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेटिंग? तो इन टोकन्स को अरेंज करके क्या बनाओगे, इंस्ट्रक्शंस भी कैसे भी टोकन्स अरेंज करोगे, या लैंग्वेज का रूल, जिसको इधर हम क्या कहते हैं, ग्रामर, तो यहां हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने एक सिंटैक्स, क्लियर, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स दोनों होता है। सिमेंटिक्स मींस मीनिंग एंड सिंटैक्स मींस द रूल। गेटिंग? तो इन टोकन्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कुछ रूल है
वो रूल फॉलो करके इन टोकन्स को अरेंज करके क्या बनाओगे, एंड फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप करोगे तो बन जाता है तुम्हारा प्रोग्राम। एंड फिर ये प्रोग्राम हम किसको देंगे, मशीन को, एंड फिर मशीन इस प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट, एंड फिर जिसके लिए वो प्रोग्राम है वैसे डिजायर्ड आउटपुट आएगा। ये रेसिपी किसके लिए है, अगर वो रेसिपी है वड़ा पाव की तो आउटपुट वही आने वाला है। इफ इट इज अ रेसिपी ऑफ अ इडली तो यू वोंट गेट अ वड़ा पाव। तो ये प्रोग्राम अगर दो नंबर्स का जीसीडी निकालने के लिए है तो क्या रिजल्ट ही आने वाला है, जीसीडी, लाइक गेटिंग। अभी हम देखते हैं सी के कैरेक्टर सेट क्या है। ओके तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इधर तक समझ रहा है। पहली बात, व्हाट इज कैरेक्टर सेट, तो इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ग्राफिकल नोटेशंस है कि भाई जीरो है तो उसको सर्कल, स्ट्रेट लाइन है तो वन है, क्लियर, व्हाटएवर, सेमी सर्कल लिखा है तो वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो ऐसे लाइन और बीच में तो वो ए को, तो वो एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बट वो जो पिक्टोरियल या ग्राफिकल नोटेशन है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग समवन, गेटिंग। बट याद रखना ये सब जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे अपने आंखों को, तो वो ग्राफिकल वे में दिख रहा है अलग अलग। बट कंप्यूटर के मेमोरी में ये सब कुछ चीजें जीरोस एंड वंस में ही है, बिकॉज योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। तो याद रखना कि हमें भले स्क्रीन पे वो दिख रहा है एज ए, राइट, या हमें भले दिख रहा है वो सी, या हमें दिख रहा है वो जीरो, गेटिंग, ये ऐसा स्क्रीन पे दिख रहा है ग्राफिकली। बट अपनी कंप्यूटर सिस्टम ऐसे बनाई है कि ईच एंड एवरी ग्राफिकल सिंबल विल हैव अ करस्पॉन्डिंग नंबर, क्लियर, विल हैव अ करस्पॉन्डिंग नंबर। जैसे अभी ये स्मॉल है तो इधर 97। तो इन्होंने क्या किया है कि जितने भी कीबोर्ड पे वो जो सिंबल्स हमें दिखते हैं हर एक का एक करस्पॉन्डिंग क्या बना है, एक कोड है, एक नंबर है, उसका रिप्रेजेंटेशन। एंड फिर इन नंबर्स को किसमें कन्वर्ट किया गया, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मींस जीरोस एंड वंस। तो हाउ टू कन्वर्ट इट इन अ बाइनरी फॉर्म, मे बी यू माइट बी नोइंग, फर्स्ट इयर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे में जाल, तिला थोडंसं मे बी नाही माहिती असेल, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, मी सांगतो की कसं त्याला, हाउ टू ब्रिंग इट इनटू मशीन कोड, माने 97 को मशीन में कैसे कन्वर्ट करना है, 65 को कैसे मशीन में कन्वर्ट करना है। मशीन में मीन समझ में आया ना, पैटर्न ऑफ जीरोस एंड वंस। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर के मेमोरी में सब कुछ क्या है, जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो वो कंसेप्ट याद रखना है कि दो वी सी दिस ग्राफिकल थिंग, बट कंप्यूटर ने क्या किया, ईच एंड एवरी ग्राफिकल सिंबल का एक क्या बनाया है, ऐसे कोड, जैसे जीरो है तो ये 48 है, तो हर एक का एक क्या बना है, ऐसे कोड। एंड फिर ईच कोड को किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, बाइनरीज में, दैट इज जीरोस एंड, बाइनरी क्यों, क्योंकि दो ही है ना, बाय, जीरो एंड वन, गेटिंग। क्यों बाइनरी फॉर्म में ही लाया, क्योंकि वो डिजिटल में लाया, एंड डिजिटल में दो ही सिग्नल होता है, एक लो सिग्नल और एक हाई सिग्नल, लो एंड हाई पैटर्न, गेटिंग। किसे दिमाग लगा के सब कुछ चीजें बनाया है ना, राइट और नो। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, हम लोग अपना कुछ भी इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो सालों पहले लोगों ने इतना सब काम किया है उसको सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं, एंड स्टडी करके हम लोग एग्जाम्स अपीयर कर रहे हैं, मार्क्स मिला रहा है, जॉब मिला रहा है, बस, और फिर आगे चल पड़ता है, एंड महीने का सैलरी कंपनी से लेते रहता है, गेटिंग। आर वी डूइंग एनीथिंग contribution in it, no, getting, we should do it, no, right or no, which is happening, इंडिया इन्वेंशंस में बहुत आगे है, राइट, इसलिए इंटेलिजेंस भरा भरा है, कूट कूट के इंटेलिजेंस किधर भरा है इंडिया। एंड फिर ड्रेन आउट क्यों होता है, क्योंकि फिर फैसिलिटी नहीं मिलते तो लोग यूएस भागते हैं, राइट। दे से ना लाइक नाउ नाउ साइंटिस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नासा दे शुड गो टू इसरो, राइट। एंड हो रहा है अभी अभी कन्वर्जन अच्छा खासा हो रहा है, लाइक गेटिंग, दिन हम बोलते हैं ना, द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड वर्क, राइट, यू ओनली हैव टू सी इट कि रियली काम हो रहा है क्या नहीं, लाइक, ठीक है। कमिंग बैक, आई विल कम टू द मेन पॉइंट नाउ।
तो व्हाट इज कैरेक्टर सेट? तो कैरेक्टर सेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल. फाइनाइट मीन समझ में आया ना, फिक्स नंबर है. क्लियर? इसमें भी वो इतने इतने 128 है, 256 है, ऐसे इनफाइनाइट नहीं है रोज नया सिंबल आके ऐड हुआ. नॉट पॉसिबल. फिक्स तय किया है कि हमारे पास 128 बेसिक सिंबल्स है और 128 एक्सटेंडेड सिंबल्स है, ऐसे 256, 256 ये हमारे पास टोटल क्या है, कैरेक्टर्स है. गेटिंग? अभी यूनिकोड का कंसेप्ट भी आया लाइक जावा में, तो उसमें और भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए. उन्होंने फिर जो है हिब्रू, जापानीज, चाइनीज, उनके कैरेक्टर सेट भी इन्वॉल्व कर लिए. गेटिंग? तो जो पुराना एनसीसी था उसमें सिर्फ इंग्लिश 256 थे. लाइक गेटिंग? 256 में भी पहले 128 बेसिक थे, इंग्लिश का ए टू जेड, अपर ए टू जेड, लोअर ए टू जेड, 0 to 9, थोड़े सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ब्रैकेट्स एंड ऑल. फिर अगले 128 में कुछ लैटिन्स लाए, लैटिन कैरेक्टर्स जो होता है ना, लाइक ए पे ऐसा ऊपर एक कैप रहता है, कभी देखा रहेगा, या ए पे ऐसा एक ग्रे वैसे टिक मार्क रहता है, वो थोड़े आ गए. एंड फिर अभी जावा के इन्वेंशन के बाद फिर उन्होंने ग्लोब के भी सारे लाए. गेटिंग? और भी कैरेक्टर्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए. तो कैरेक्टर सेट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स. इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम एलिमेंट्स. तो अभी अगर मुझे पूरा प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम के जो एक एक पार्ट्स रहेंगे वो एक एक पार्ट्स किससे बिल्ड हो गए, इन कैरेक्टर्स से ही. कि मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया है तो फिर प्रोग्राम में मैंने लिखा है कि ये मेरा रिटर्न टाइप है, ये मेन है, यहाँ से मेरा ब्लॉक शुरू हो रहा है, यहाँ ब्लॉक खत्म हो रहा है, यहाँ सेंटेंस खत्म हो रही है. तो उन सब के लिए हमें क्या लगेंगे, सिंबल्स लगेंगे, माने कैरेक्टर्स. तो अपने प्रोग्राम के एलिमेंट्स को बिल्ड करने के लिए किसकी जरूरत है? तो जैसे अपने नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में एलिमेंट्स कौन होता है, वर्ड्स, है ना. वर्ड्स को ही ज्वाइन करके आप सेंटेंस बनाते हो. तो इधर वो वर्ड्स मींस ही कौन, प्रोग्राम एलिमेंट, जिसको ऑल्सो क्या कहेंगे, टोकन्स. देखो इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था मैंने टोकन. अभी सी का कैरेक्टर सेट क्या क्या है? सी के कैरेक्टर सेट में आते हैं अल्फाबेट्स, सी के कैरेक्टर सेट में आता है डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड कुछ वाइट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस में ब्लैंक्स, ब्लैंक. अभी ब्लैंक में कौन कौन है वो सब बताता हूं. ठीक है? देखो अल्फाबेट्स में आ गया अपर केस ए टू जेड, लोअर केस ए टू जेड. ठीक है गाइस? अपर केस ए टू जेड, लोअर केस ए टू जेड. डिजिट्स में आ जाएगा 0 to 9. स्पेशल सिंबल्स में आता है सब अल्फाबेट्स, सॉरी ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस. फिर ब्रैकेट्स आएंगे, ब्रेस ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट. फिर कुछ पंक्चुएशन सिंबल्स आएंगे लाइक कॉमा, सेमीकोलन, सिंगल कोट, डबल कोट, वो सब आ गए स्पेशल सिंबल. गेटिंग? एंड कुछ वाइट स्पेसेस है जिसमें एक तो अपना स्पेस आता है, स्पेस बार होता है ना बड़ा, तो वो स्पेस बार दबाए तो ब्लैंक दिखता है ना, तो वो है. फिर कभी टैब प्रेस कर दो, टैब, कीबोर्ड पे एक टैब, तो फिक्स डिस्टेंस से नहीं आगे जाता है, एक फिक्स जंप करता है, थोड़ा आगे आ जाता है, टैब. गेटिंग? एंटर की प्रेस करते हो, कभी कभी एंटर की प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन पे आता है, तो वो सब किस में आ जाता है, व्हाइट स्पेस. बैक स्पेस प्रेस करते हो, बैक स्पेस डालते हो ना, क्लियर? तो कैसे कर्सर जो रहता है वो एक पोजीशन पीछे आता है, तो दे कम हियर लाइक. तो ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, न्यू लाइन, वर्टिकल टैब्स होता है. वर्टिकल टैब जनरली प्रिंटर को इफेक्ट आता है, स्क्रीन पे नहीं. जैसे वर्टिकल टैब है तो वो पेज इजेक्ट होता है, प्रिंटर है ना वो पेज को कट कर देता है एंड उसके बाद का आउटपुट नेक्स्ट पेज पे दिखाना शुरू करेगा. तो ये हो गए हमारे सब सी का कैरेक्टर सेट. ओके? अभी ये तो पता चला कि सी का ये कैरेक्टर सेट है, तो इनको कंबाइन करके क्या बनाओगे, इनको ज्वाइन ज्वाइन करके क्या बनाओगे, प्रोग्राम एलिमेंट्स. उनको ही हम क्या कहेंगे, टोकन्स. क्लियर? जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स. एंड फिर वो वर्ड्स को ज्वाइन करके आप क्या बनाते हो, सेंटेंस. बट कैसे भी ज्वाइन नहीं करते हो, ग्रामर फॉलो करते हो.
एंड अगर ग्रामर नहीं फॉलो किया तो टीचर वो रेड करती है। मेरी तो टीचर वैसे ही थी। माई 12th टीचर डॉक्टर बृंदा बालासुब्रमण्यम, शी वॉज मेरे एक्सपर्ट इन इंग्लिश। वो शेक्सपियर एंड उसके ऊपर उसकी पीएचडी थी, लाइक करेक्ट। तो वो तो पूरा पेपर ही रेड कर देती। मैं कितना भी अच्छा लिखो, कितना भी अच्छा लिखो, वो पेपर रेड होने ही वाला है। एंड दैट टाइम टीचर्स वेर एक्चुअली, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 28 years बैक। 28 years बैक जब मैं 12th में था, तो वो टीचर्स वैसे थे कि वो सीरियसली पेपर चेक करते थे। अभी के टीचर्स क्या, जस्ट लाइन मारते हैं हो गया, चलो आगे चलो, कुछ बेसिक लिखा है ना, चलो ठीक है, टिक मार्क, गो अहेड। वैसे नहीं, दे यूज्ड टू चेक इट एंड उतना रेड करते थे, लाइक गेटिंग। तो अभी भी मुझे क्या बताना था कि ग्रामर किसको पता रहना चाहिए, लिखने वाले को भी और चेक करने वाले को। तो प्रोग्रामिंग में भी वैसी है, जो प्रोग्राम टाइप कर रहा है उसको भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर पता होना चाहिए। एंड आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, ये कौन चेक करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर। तो कंपाइलर को भी किसका नॉलेज होना चाहिए? ग्रामर का। किसका? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। गेटिंग? ओके। तो टोकन्स क्या है? राइट, जैसे अपने नेचुरल लैंग्वेज में जो भी आपने सेंटेंसेस लिखे हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट पीस है, इंडिविजिबल पार्ट, जिसको आगे अभी डिवाइड नहीं कर सकते, जो छोटे छोटे पार्ट्स है आपके सेंटेंस के, जिसको ज्वाइन करके आपने जो सेंटेंस बनाया, तो उसको जो हम वर्ड बोलते हैं, वैसे ही प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन समझा ना, पूरा प्रोग्राम, और द एटॉमिक पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, एटॉमिक समझ में आया ना, अगेन जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता है। तो द एटॉमिक पार्ट ऑफ योर कोड और द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ योर कोड इज कॉल्ड एज टोकन। गेटिंग? तो एग्जांपल, एकदम सिंपल का एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने, अगर अज्यूम करो, नहीं समझ रहा है छोड़ दो, अभी सिर्फ समझ लो कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है, मैंने यहां लिखा है इंट, फिर इधर लिखा मेन, फिर उसका ओपन राउंड, क्लोज राउंड, फिर ब्रेस बैकेट, इधर क्लोज ब्रेस बैकेट, यहां मैंने रिटर्न 0 लिखा है, फिर यहां में भी मैंने प्रिंट एफ डबल कोट हेलो लिखा है, ठीक है, सेमीकोलन, ऐसा एक प्रोग्राम लिखा है। छोड़ दो, इतना कॉमन सेंस है कि ये प्रोग्राम रन किया तो मॉनिटर पे हेलो दिखने वाला है, इतना तो समझ में आ रहा है। इसमें दिख रहा है कि ये एक इंडिविजिबल पीस है, इंट, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता है, ये एक है। ये मेन एक पीस है, ये ओपन राउंड ब्रैकेट अलग, ये ओपन राउंड ब्रैकेट अलग, ये ब्रेस ब्रैकेट अलग, ये प्रिंटफ पूरा। गेटिंग? ये डबल कोट से लेकर डबल कोट ये पूरा, ये सेमीकोलन अलग, ये ब्रैकेट अलग, ये ब्रैकेट अलग, ये रिटर्न पूरा, ये ब्रैकेट अलग। ये आपके प्रोग्राम के क्या हो गए? स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये रिटर्न को रिटर्न पूरा ही वर्ड लेना पड़ेगा, इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप लोग। ये मेन को पूरा एक वर्ड ही लेना पड़ेगा, ये प्रिंटफ को एक वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोग्राम के जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट है, या एटॉमिक पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम और इंडिविजिबल पार्ट ऑफ योर कोड, इज कॉल्ड एज अ टोकन। समझ रहा है? क्लियर? बट इन टोकन्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डालना पड़ेगा ना। जैसे इंग्लिश में भी बताओ, वर्ड्स है, बट उसमें से भी कुछ वर्ड्स आर्टिकल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स वर्ब होता है। आई एम नॉट प्रो इन इंग्लिश, क्लियर, बट उतना बेसिक नॉलेज तो पता है। नाउन्स होता है, राइट और नो? क्लियर? तो आर्टिकल्स है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब्स है, नाउन्स है, ऐसे कैटेगराइजेशन होता है ना टोकन्स का। भले ये सब वर्ड्स ही है, बट उसमें से कुछ वर्ड्स आर्टिकल है, कुछ वर्ड्स वर्ब है, कुछ वर्ड्स नाउन है। वैसे प्रोग्रामिंग में भी ये टोकन्स तो बने, बट इन टोकन्स के भी अलग अलग क्या है? कैटेगरीज है। गेटिंग? तो कुछ कैटेगरीज ऐसे है जो ये सिंबल्स के, देखो ये ब्रैकेट, सेमीकोलन, सेमीकोलन, उनका एक कैटेगरी बना जिसको हम पंक्चुएशन कहेंगे। मे बी इसी में मैंने कुछ इक्वेशन भी लिखा रहेगा, ए इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो इसमें ये इक्वल, ये प्लस, ये डिवीजन, उनकी एक अलग कैटेगरी बन गई कॉल्ड ऑपरेटर्स। फिर ये मेरे वेरिएबल्स है जिसमें मैंने वैल्यू रखी है, तो वो एक कैटेगरी बन जाएगी कॉल्ड आइडेंटिफायर्स।
यू अंडरस्टैंडिंग? तो कहीं पंक्चुएशंस है, क्लियर, कहीं आइडेंटिफायर्स है, कहीं ऑपरेटर्स है, राइट? तो इसमें से कुछ रिजर्व वर्ड्स भी है, रिजर्व वर्ड्स जिनका मीनिंग तय है और वो उसी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, किसी और काम के लिए नहीं। गेटिंग? जैसे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स होता है ना जो फिक्स है और वो उसी काम के लिए है, अब किसी और काम तो वो फनी लगेगा। गेटिंग? जैसे मुझे बताओ कि द, दैट, विच, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं लाइक वर्ब्स लेता हूं, तो वर्ब्स लाइक रन है, गो है, स्लीप है, कैन आई गिव इट एज अ नाउन? रन स्टे इन माई नेबर्स हाउस और माई नेबर्स सन नेम इज रन, कितना फनी लगेगा ना, क्लियर? बट जैसे जून लिया, जून चल जाता है, जून लड़की का नाम भी दे सकता है, मंथ का नाम भी दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि जून वर्ब नहीं है, वो नाउन है। नाउन्स आर ह्यूमन क्रिएटेड, कैन बी गिवन टू एनीवन। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड है, जिसमें देखो ये इंट है, ये रिटर्न है, ये रिजर्व वर्ड है, उसको कीवर्ड कैटेगरी में डालेंगे। गेटिंग? तो इसमें से कुछ कैटेगरी क्या है, कुछ वर्ड्स किस कैटेगरी में जा रहा है? कीवर्ड्स। कुछ जा रहा है किस कैटेगरी में? ऑपरेटर्स। सम आर गोइंग इन आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, जो हमने बनाया ना वेरिएबल, तो वेरिएबल्स है, यू अंडरस्टैंडिंग? वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशंस, कीवर्ड्स, these all are what? Types of tokens. ये अलग अलग टाइप के टोकन्स है। जैसे इंग्लिश में verbs and nouns and pronouns and articles, these are what? Different types of words in English। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप के टोकन्स क्या है? कीवर्ड्स है, वेरिएबल्स है, गेटिंग? वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर एक ही होता है, ऑपरेटर्स है, पंक्चुएशंस है, गेटिंग? ओके, तो इन सबको हमें अभी एक एक करके डिस्कस करना है कि सी के कीवर्ड्स कौन से हैं, सी का आइडेंटिफायर क्या होता है, पंक्चुएशंस क्या क्या है, ऑपरेटर्स क्या क्या है। अभी वो सारे ऑपरेटर इस यूनिट में नहीं देखेंगे, ऑपरेटर के लिए एक अलग सा चैप्टर है। यूनिट नंबर 2 जो है वो स्पेशली किसके लिए डिवोट किया है? ऑपरेटर्स के लिए, गेटिंग? तो उस यूनिट में हम लोग देखेंगे। इस पहले यूनिट में हमें सिर्फ सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो एलिमेंट्री चीजें लगती है वो देखनी है, एंड फिर पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखना है, एंड फिर वो पूरा पहला सी प्रोग्राम समझ लेना है। इतना ही ये पहले यूनिट में हमें पढ़ना है, बट वो सब पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा। यू हैव टू गिव टाइम, पेशेंस रहना चाहिए। ओके, तो देखो, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल मीन समझ में है ना, अलोन, अलोन, जिसको अभी आगे और क्या नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन सी प्रोग्राम recognized by the compiler is called token. कंपाइलर कौन है समझ में है ना, टीचर का रोल प्ले कर रहा है। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच टेक्स इनपुट एज योर प्रोग्राम, it takes input as your program and checks whether your program is grammatically correct, and yes, then it will convert it into machine language so that that machine code who will run? Your CPU, तुम्हारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसको रन करेगा। आईटी था ना 12th को, यू हैड आईटी और नो? ओके, बट यू अपियर्ड फॉर दैट पेपर ना, 100 मार्क का एक पेपर दिया रहेगा ना आईटी का। आई थिंक वो ऑनलाइन होता है ना, शायद ऑनलाइन ही रहता है ना, बट उसमें वो सब जावास्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग ना, HTML एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, मैं थोड़ा फाउंडेशन है मैंने, यू आर नॉट एकदम ब्लैंक विद द कंप्यूटर मेरे जैसे। जस्ट इमेजिन, मैंने जब 12th देखकर व्हेन आई वेंट टू इंजीनियरिंग, एक मुझे हमें ओकट हो काहीच माहित नहीं, वी डोंट, वी वर इन द लाइफ आई डिडंट सी एनी, मैं देखा ही नहीं था कंप्यूटर जाके जब पहली बार। तो ऐसा अभी के जनरेशन का होता नहीं है ना। माय सन हु इज इन 6th, ही डज ऑलरेडी लोगो प्रोग्रामिंग एंड ऑल, वो ऑलरेडी नो कोड से वो एप्स वेब्स बनाता है, वो 6th में है, वो उसके पहले ही वो सब, उसको सब ऑलरेडी नोन है, एंड ही इज ऑलरेडी अवेयर विथ वायरसेस के टाइप्स क्या होता है एंड सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको उतना इनपुट स्कूल से भी मिलता है, लाइक गेटिंग, एंड दैट मच अवेलेबिलिटी भी है ना, इंटरनेट एंड ऑल दोस थिंग्स।
मेरे समय इंटरनेट चाहिए रहेगा तो हम लोगों को वो वाडिया कॉलेज है पूना में, वहाँ एक साइबर कैफे था, तो ऑल द वे फ्रॉम यर वी वर सपोज टू गो अगर इंटरनेट एक्सेस, और तब वो 300 रुपीज 1 आवर का। अभी 28 years बैक 300 मीन्स वो आज का 30,000 के हिसाब से है, लाइक गेटिंग, क्योंकि 300 रुपीज पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी क्लियर। तो इन शॉर्ट, और उस समय का वो जो उनका साइबर कैफे था ना, दैट वाज कनेक्टेड टू बॉम्बे सर्वर, और वो डायल अप नेट इतना स्लो, वो पेज भी वो लोड होता था ना, वो दिखता था कि वो अभी लोड हो रहा है, ऐसे अभी दिखता है कितना फास्ट ब्रॉडबैंड अपना है अवेलेबल। ओके, तो एनीवेज क्या कहना है, तो कंपाइलर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करेगा, सी शॉर्ट में बता रहा हूं, कंपाइलर इज ऑल्सो वन मोर प्रोग्राम, वो एक अलग सा प्रोग्राम है जिसको हम सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, जो इनपुट लेगा तुम्हारा सी प्रोग्राम। आपने जो सी प्रोग्राम लिखा रहेगा उसकी एक फाइल बनाई रहेगी, ठीक है, with the extension .c, that you will give it to the C compiler. And what will C compiler do? Check in your program, is there any grammatical mistakes? टीचर का काम कर रहा है, गेटिंग, एंड अगर है तो एरर्स दिखा देगा along with लाइन नंबर, जैसे टीचर सब रेड रेड करते हैं, गेटिंग, एंड एकदम परफेक्ट पेपर है तो उसको 100 on 100 ही मिलने वाला है, तो उसका पूरे पेपर में कहीं भी रेड नहीं रहने वाला है। तो एरर्स है तो लाइन नंबर के साथ बताएगा कि मिसस्पेल्ड कीवर्ड, सेमीकोलन मिसिंग, व्हाटएवर, एंड नहीं है एरर्स तो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन कोड, उसको एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। तो इट विल कन्वर्ट दैट सी प्रोग्राम टू विच कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड मींस ऐसे लैंग्वेज में जो आपका सीपीयू समझेगा। तो याद रखना है, सीपीयू को कौन सा लैंग्वेज नहीं समझता है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हम ह्यूमंस को समझ रहा है। इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर वी ह्यूमंस टू राइट अ प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज, क्योंकि वो मोर टू हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल मीन समझ में आया ना, जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि add a and b and then store it in c, या if this is less than this then do this else you do this। तो जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे हम क्या लिखेंगे प्रोग्राम, बट जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम है वो एक्चुअली किसको नहीं समझ रहा है, सीपीयू को नहीं समझता है। सीपीयू को उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, जीरोस एंड वन। तो इस कोड को इस कोड में लाने का काम कौन करता है, एंड फिर आपको ये एग्जीक्यूटेबल कोड किस में लोड करना पड़ेगा, मेमोरी। एंड एक बार ये मेमोरी में आ गया रैम में, तो सीपीयू उसका चार्ज लेता है, एंड फिर सीपीयू उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट, वो आगे का पार्ट है, गेटिंग। तो ये कंपाइलर इस प्रोग्राम में से टोकन्स क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, गेटिंग। तो कंपाइलर इज वेरी मच लाइक योर, एंड स्पेशली विच टीचर, लैंग्वेज टीचर, क्लियर, संस्कृत के टीचर्स या फिर अपने जो हिंदी के टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स, वो जो पूरे पेपर में रेड करते थे, तो उसका काम इधर कंपाइलर करता है, गेटिंग। एंड वो भी कंपाइलर ही क्यों, क्योंकि पूरा कोड लेता है ना, लाइन बाय लाइन नहीं करता है ना, इंटरप्रेटर जैसे। लाइक पीएम मोदी यूएन में गए स्पीच देने के लिए, तो उधर कैसे होता था कि वो एक लाइन बोलते थे तो उनका वो एक इंटरप्रेटर रहते थे, तो इन्होंने जो एक लाइन बोला है वो ट्रांसलेट करके लोगों को बता देते लाइन बाय लाइन। ऐसे नहीं होता था ना कि वो पूरा भाषण दे दिया फिर वो पूरा भाषण लाइन बाय लाइन होता, तो वो इंटरप्रेटर। एंड कंपाइलर पूरा लेता है, पूरा लेगा एंड ट्रांसलेट कर देगा, गेटिंग। तो टोकन्स क्या है ये क्लियर है, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, द indivisible part of your code, the atomic part of your code, means that piece which cannot be further divided, like getting। then कौन से टोकन्स सी ने दिए हैं वो भी डिस्कस करते हैं। एंड ये टोकन्स का रोल क्या है, प्रोग्राम बिल्ड करना है ना, क्योंकि आप ये टोकन्स को ज्वाइन करोगे एंड क्या बनाओगे, इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके क्या बनेगा, प्रोग्राम, राइट और नो। तो कैन वी से दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर कोड। आपका प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में समझता है ना, जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, वाटर है, सैंड है। ये सब चीजें नहीं रहेगी तो घर बन पाएगा, नो, क्लियर।
तो घर बनाने के लिए हुआ द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड लेबर, सबसे पहले लेबर। ये सब चीजें होकर भी क्या फायदा अगर लोग ही नहीं रहेंगे। तो लेबर चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लियर। तो दीज ब्रिक्स चाहिए, ये सब कौन है? बिल्डिंग ब्लॉक्स टू बिल्ड द हाउस, लाइक गेटिंग। जैसे मॉम ने आज डिसाइड किया है कि आज तुम लोगों को मैं पानी पूरी का पार्टी देती हूँ, क्लियर। तो टुडे द ट्रीट इज ऑफ पानी पूरी। तो पानी पूरी के लिए पहले पानी पूरी तो होना चाहिए ना, राइट और नो? मीन्स वो मेन इंग्रेडिएंट कौन है? वो पूरी। वो ही नहीं है तो प्लान कैंसिल ही होने वाला है ना, ऑब्वियसली का नहीं, क्लियर। तो वैसे ही पूरा प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए हु आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स? टोकन्स। टोकन्स ही क्या होने वाला है? यूज। इट मे बी अ सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो और अ सीक्वेंस में। कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो एक लेटर वाले भी है एंड कुछ एक से ज्यादा भी है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने, उसमें कुछ टोकन सिर्फ एक सिंबल वाले भी थे ना। एग्जांपल देखो, मैंने इधर लिखा, सॉरी, आई हैव रिटर्न एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस एंड सेमीकोलन। ठीक है। तो उसमें से कुछ ऐसे टोकन है जो एक कैरेक्टर के भी है, देखो, इक्वल टू स्टार, ये सेमीकोलन, एंड कुछ एक से ज्यादा, ये एरिया पूरा, ठीक है, ये 3.14, ये एक पूरा, ये रेडियस, ये एक पूरा। तो क्या कहना चाह रहा हूं? इट मे बी अ सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो। गेटिंग? जैसे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स एक लेटर के भी है ना, लाइक आर्टिकल ए है, ए, आर्टिकल ए, आई, होता है ना, क्लियर। तो एक के भी है और एक से ज्यादा भी है ना। जैसे एन है तो ए एन, डू, सो, क्लियर, सो मेनी आर देयर। ठीक है, तो ये पार्ट भी क्लियर है तुम लोगों को? सी के टोकन्स क्या क्या है वो देखते हैं, लिस्ट आउट करते हैं, फिर उसमें से एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है आइडेंटिफायर। तो अभी इस यूनिट में हमें आइडेंटिफायर के बारे में समझ लेना है, बिकॉज इट इज इन दिस यूनिट ओनली। तो व्हाट इज आइडेंटिफायर, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके। फिर आइडेंटिफायर होते क्या है, उसका नेमिंग रूल क्या है, ऑल। इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में अभी, स्पेशली फॉर हर बिकॉज शी विल बी अपियरिंग फॉर इंजीनियरिंग एफपीएल, इसका हो चुका है, ये सिर्फ उसका नॉलेज गेन के लिए एंड दैट ही इज लर्निंग। बट फॉर यू, यू विल बी हैविंग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम ओनली। तो आपके पेपर में ऐसे एमसीक्यू पैटर्न भी रहता है, टर्म वर्क वगैरह लेंगे, 25 मार्क्स का टर्म वर्क भी रहेगा आपका। तो उसमें एमसीक्यू टेस्ट एंड ऑल लेते हैं। तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर रिकॉग्नाइज करो, इनवैलिड आइडेंटिफायर रिकॉग्नाइज करो। तो आइडेंटिफायर, फिर कीवर्ड्स भी देखना है, कीवर्ड्स भी इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिटरल्स, वो भी अभी हमें इसी चैप्टर में देखना है। स्ट्रिंग्स एंड लिटरल, अभी इधर मैंने इन दोनों का अलग बनाया है, बट बहुत सारे बुक्स में स्ट्रिंग भी इसी में लेते हैं एंड दे कॉल इट एज स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि स्ट्रिंग्स भी लिटरली होता है। तो कुछ बुक्स में इसको अलग किया है, कुछ बुक्स में एक में ही डाल दिया, तो डजेंट मैटर, उसके ऊपर कुछ डिबेट नहीं। ऑपरेटर्स, अभी ये जो ऑपरेटर्स है इसके लिए एक सेपरेट यूनिट है, एक कंप्लीट चैप्टर है, वहां पूरा डिटेल में आएगा कि व्हाट इज अ ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, फिर सी में कितने अलग अलग ऑपरेटर्स दिए, सी ने अराउंड 8 कैटेगरी के ऑपरेटर्स दिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स दिए हैं, गेटिंग। तो वो सारे ऑपरेटर्स हम उस यूनिट में पढ़ेंगे एंड उधर भी काफी सारे ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे, यू विल एंजॉय लर्निंग दिस पार्ट, लाइक गेटिंग। एंड देन वी विल बी हैविंग पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशंस लाइक जो बताता है कि यहां स्टेटमेंट खत्म हुआ। तो सी में ना जनरली सारे स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होता है। जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस खत्म हुआ है, ये कैसे बताता है? डॉट, बहुत बार डॉट, बट कभी कभी सेमीकोलन भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी होता है, कभी कभी एक्सक्लेमेशन भी होता है। इंग्लिश के वो अलग अलग सेंटेंस है ना, सम आर अफर्मेटिव सेंटेंस,
राइट? तो वो बता रहा है कि प्रश्नार्थी अपन बोलते हो ना, कि वो कुछ पूछ रहा है क्या, तब फिर उन सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से कंप्लीट करता है। गेटिंग? तो वो होता है पंक्चुएशंस। तो सी में भी पंक्चुएशंस है। लाइक पंक्चुएशंस बोलते हैं, या उसको डीलिमिटर्स बोलते हैं। डीलिमिटर्स में समझ है, या मार्कअप। डीलिमिटर्स मींस ये बताता है कि यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। जैसे HTML अगर पढ़ा रहेगा, तो उसमें कैसे कुछ मार्कअप टैग्स होता है ना, बताता है कि यहां से बोल्ड शुरू हो रहा है, यहां बोल्ड खत्म। तो वो ब्राउजर को बता रहा है कि इसके बीच में जो कुछ आएगा वो तू बोल्ड में दिखा। बट आप कैसे बता रहे हो कहां से कहां तक का बोल्ड? B/B। तो एवरीथिंग व्हाट विल कम बिटवीन इट इज शोन एज बोल्ड। तो यहां भी कुछ पंक्चुएशंस है, लाइक सिंगल कोट, डबल कोट, सेमीकोलन। गेटिंग? तो दे आर पंक्चुएशंस। नाउ ऑल दिस वी हैव टू डिस्कस, बट जैसे कहा कि इसको डिटेल एक अलग से यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। ओके? उसके पहले हम लोग ये आइडेंटिफायर्स क्या होता है वो पहले पढ़ते हैं। गेटिंग? अभी कुछ लोगों को लगेगा कि प्रोग्राम कब लिखेंगे, तो मैंने कहा ना, ये एलिमेंट्री चीजें सब हो गया, तो फिर हम क्या बिल्ड करेंगे। तो राइटिंग अ एसे वाज नॉट गिवन यू इन नर्सरी एंड LKG ना, राइट और नो? तो पहले आप लोगों को क्या सिखाते थे? अल्फाबेट सेट। फिर पहले आपको एक दो दो लेटर वाले वर्ड्स बनाने के लिए सिखाते थे, है ना? ऐसे कॉलम बनाते थे ना, ऐसे बड़े बड़े, 10 बार लिखते थे वो बुक में, राइट और नो? तो डू एंड उन्होंने भी वो बहुत इंटेलिजेंस से वो वर्ड्स जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं ना, लाइक सो, डो, डू, गो, वो पहले लेते थे। फिर जिसको ER आता है तो वेयर, देयर, देयर, ऐसे वर्ड्स आते थे। कितना सोच के अपना सिस्टम बनाया रहता है ना एजुकेशन। तो ह्यूमंस ओनली हैव डन द इवोल्यूशन ना, इंसान ने ही इंसान का प्रगति किया हुआ है, लाइक गेटिंग? तो व्हाई? बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट। ये भूलना नहीं है कि वी आर इंटेलिजेंट। हम इंटेलिजेंट है, इसलिए हम लोग कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं, लाइक गेटिंग? ठीक है? तो सी प्रोग्राम्स आर बिल्ड यूजिंग दीज टोकन्स। बट सी का प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए सिर्फ ये टोकन जरूरी है, या सी लैंग्वेज का क्या ऑल्सो नोन होना चाहिए? ग्रामर, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। गेटिंग? तो सी का सिंटैक्स से ग्रेजुअली पता चलेगा, जैसे जैसे आगे सीखते जाओगे आपको पता चलते जाएगा कि दिस इज द ग्रामर। तो याद रखो, पहले हम ये सब एलिमेंट्री चीजें कर लेने के बाद, एक बार आपको पता चला कि सी में आइडेंटिफायर्स ये होता है, कीवर्ड्स ये होता है, ये डेटा टाइप्स है, ये अलग अलग टाइप के लिटरल्स है, ये होने के बाद फिर हम उसको प्रॉपर कंबाइन करके क्या लिखेंगे? एक कंप्लीट प्रोग्राम। एंड फिर वो कंप्लीट प्रोग्राम को टाइप किस में करेंगे, उसको कंपाइल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, सब कुछ कैसे इंस्टॉल करना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ठीक है? तो टिल हियर इट इज क्लियर टू यू गाइस? ओके? फिर हम लोग फक्त तुला बस असेल तर त्यावेळेला निघून झाले किंवा मी स्टॉप करेन, डोंट वरी। पहले हम देखते हैं दैट इज कीवर्ड्स। ओके? तो व्हाट आर कीवर्ड्स? यू कैन से कीवर्ड्स आर वेदांत, यू आर हियरिंग ना? ओके, ठीक है। तो इफ यू हैव डाउट एट एनी पॉइंट प्लीज आस्क मी। ओके, तो keywords, what are keywords? That we will discuss. Keywords are reserved words of the language. Means these are the words which are having some pre-decided meaning, and whatever is its purpose, you have to use it for that purpose only. You cannot use it for multiple things. Getting? So keywords are reserved word. These words are having their designated purpose. मीन्स बताया है कि ये वर्ड का मीनिंग ये है, मीन्स ये वर्ड का काम ये है, ये वर्ड का काम ये है। तो जो उसका पर्पस है, उसी पर्पस के लिए उसको क्या करना है? यूज। आप उसको मल्टीपल काम के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड है, उनके पर्पस तय है, एंड यू कैन नॉट यूज इट फॉर मल्टीपल थिंग्स, राइट और नो? जैसे आर्टिकल्स है, वर्ब्स है। मैंने कहा ना, लाइक कि कुछ वर्ब्स रहेंगे, वो मैं किसी गर्ल या बॉय को नाम के तौर पे दे सकता हूँ? नो। सुनने के लिए भी फनी लगता है ना, राइट और नो? क्लियर? यू विल फील फनी, लाइक कि कैसे, क्या आप बोल रहे हैं, लाइक गेटिंग? लाइक रन इज 25 years एज ओल्ड, या 25 years ओल्ड, रन इज 25 years ओल्ड। सो फनी ना, लाइक? क्लियर?
तो क्यों? क्योंकि रन ये वर्ब है एंड मैंने वो नाउन के जगह पे यूज किया, गलत, राइट? इंग्लिश टीचर डायरेक्ट उस पे क्रॉस मार्क कर देंगे। क्लियर? तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग तय है, एंड जो उसका मीनिंग है वो उसी पर्पस के लिए क्या करना है, यूज करना है। यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस। गेटिंग? जैसे कुछ वर्ड्स है जो डेटा टाइप बताता है। गेटिंग? लाइक सी में अगर आपको कुछ वेरिएबल्स बनाना है, वेरिएबल्स मींस जिसमें आपकी वैल्यू रखी जाएगी एंड जो वैल्यू चेंज होने वाली है, तो मैं एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूं या एक रेडियस नाम का वेरिएबल। तो रेडियस तो मैं यूजर से लेने वाला हूं, तो यूजर से लिया हुआ रेडियस में यहां स्टोर करूंगा, एंड यूजर ने जो दिया हुआ रेडियस है उसका यूज करके मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सर्कल का एरिया, एंड जो एरिया आया है वो मैं इसमें रखने वाला हूं। तो कंप्यूटर में क्या रहता है कि ये दो वेरिएबल जब बनाओगे तो कंप्यूटर में उसके लिए कुछ जगह रिजर्व करोगे, स्पेस रिजर्व करोगे, और उधर वो स्पेस को नाम दे दिया रेडियस, और कुछ स्पेस रिजर्व करोगे, उसको नाम दे दिया एरिया। बट कंप्यूटर में सिर्फ जगह रिजर्व करके नहीं चलेगा, आपको बताना भी पड़ेगा कि इस जगह में आप क्या टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो, कि भाई इसमें आप होल नंबर्स रखने वाले हो, या इसमें आप कैरेक्टर्स रखने वाले हो, या इसमें आप रियल नंबर स्टोर करने वाले हो, क्या टाइप का डेटा आप वहां रखने वाले हो वो भी बताना पड़ेगा। तो इसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि इसमें आप होल नंबर्स रखने वाले हो। तो मैंने इधर क्या लिखा, इंट। तो मैंने कंपाइलर को बताया है कि इसके लिए जगह रिजर्व कर, इसके लिए जगह रिजर्व कर, एंड मैंने कंपाइलर को बताया कि इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इंटीजर्स। इधर मैंने अगर फ्लोट लिखा तो मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में समझ है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसको डेसिमल होता है, 3.14159 डॉट 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 चल रहा है। गेटिंग? तो ये जो वर्ड्स है वो बता रहे कि इसके अंदर क्या टाइप का वैल्यू है। तो इन वर्ड्स का मीनिंग फिक्स है। ये वर्ड्स क्या बताने के लिए है, डेटा टाइप। तो इसको किसी और काम के लिए नहीं यूज कर सकते। सी ने ये ऐसे वर्ड्स दिए हैं वो उसी पर्पस के लिए। तो अभी जैसे मैंने इंट एरिया रेडियस लिखा एंड मैंने आगे जाके फ्लोट इंट लिखा, मींस मैं क्या कर रहा हूं, गड़बड़ समझ रहा है? इधर बता रहा हूं कि इंट इज द डेटा टाइप, इन दोनों में क्या स्टोर होने वाला है, इंट, और इधर में इंट नाम का वेरिएबल बना रहा हूं जो फ्लोट है। क्या गड़बड़ कर रहा हूं, समझ रहा है? Here I am telling that these two are variables of which data type? Integer. ये दोनों क्या टाइप के वेरिएबल्स है, इंटीजर। एंड वो ही वर्ड मैंने किसी वेरिएबल को नाम दे दिया, मींस मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, इंट ऑफ टाइप फ्लोट। इज रॉन्ग ना? कंपाइलर कंफ्यूज होगा। कंपाइलर बोलता है, एक बार बोलते हो कि इंट ये डेटा टाइप बताने के लिए, और अभी बोलते हो इंट ये वेरिएबल का नाम है। मींस आप बोल रहे हो कि जगह रिजर्व कर और उसको नाम इंट दे। कंफ्यूज हो रहा है ना? यू अंडरस्टैंडिंग और नो? क्लियर? तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये वर्ड का मीनिंग तय है। किस पर्पस के लिए है वो? टू टेल द डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन समझ आया ना, कि क्या टाइप की वैल्यू उसके अंदर आप रखने वाले हो। तो वो उसी काम के लिए यूज होगा, यू कैन नॉट यूज इट फॉर अनदर। जैसे मुझे अभी डिसीजन लेना है कि भाई ये इससे कम है तो ये कर, नहीं तो ये कर। तो डिसीजन के लिए उन्होंने एक इफ दिया है, एंड फिर मैं इधर लिखूंगा ए लेस देन बी, तो डू समथिंग, एल्स डू समथिंग। गेटिंग गाइस? तो इधर ये जो दो वर्ड्स है ना, इफ ये कंडीशन चेकिंग के लिए, एल्स ये अदरवाइज के लिए। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये दो वर्ड्स का जो काम है वो उसी जगह पे यूज होगा। मैं कहीं जाके इंटीजर इफ नहीं बना सकता हूं। अभी मैंने क्या किया समझ में? यहां मैं इफ किसके लिए यूज हो रहा है, कर रहा हूं, डिसीजन चेक करने के लिए, और वहां इफ किसके लिए यूज कर रहा हूं, वेरिएबल का नाम। चलेगा क्या ऐसे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, इसका पर्पस वो डिसीजन चेकिंग के लिए है।
तो उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और पर्पस के लिए नहीं। गेटिंग? तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया व्हाट आर रिजर्व वर्ड? तो रिजर्व वर्ड्स आर, sorry, what are keywords? Keywords are reserve words. So keywords are reserve words. Their purpose or their meaning is pre-decided. अब किसने डिसाइड किया? देवा ने? नो। क्लियर? किसने डिसाइड किया? जिसने वो लैंग्वेज बनाया। लैंग्वेज मेकर्स तो रहेंगे ही ना, इंग्लिश भी थोड़ी डायरेक्टली आया नहीं है ना, इंग्लिश बनाने वाला भी तो कोई तो रहेगा, संस्कृत बनाने वाले, तमिल बनाने वाले कोई तो रहेंगे ही ना, जिन्होंने वो लैंग्वेज का क्या बनाया, अल्फाबेट सेट, वर्ड वोकैबुलरी, ग्रामर रूल तय करने वाले कोई तो रहेंगे। तो वैसे सी लैंग्वेज बनाने वाले भी तो कोई तो रहेंगे। तो उन्होंने क्या तय किया रहेगा कि इतने मेरे रिजर्व वर्ड्स है, एंड मेरे प्रोग्राम में ये वर्ड्स कहीं भी आ गए तो उसका जो पर्पस है वो उसी के लिए आना चाहिए, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर आ रहा है तो कंपाइलर क्या दे देगा? एरर। लाइक गेटिंग? तो यू आर गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? तो इफ ये किस पर्पस के लिए था? डिसीजन के लिए, डिसीजन चेक करने के लिए इफ है, बट वो इफ ही मैं एक वेरिएबल के लिए यूज किया तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। लाइक गेटिंग? बट जैसे नॉर्मल इंग्लिश में नाउन्स होते हैं, नाउन, तो नाउन क्या है? ह्यूमन क्रिएटेड है ना, राइट? तो मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज किया चल जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ, कभी कभी वो सेंटेंस सुनते समय फनी लगेगा बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। लाइक द एप्पल, द बॉय एट एन एप्पल। ठीक है, अभी मैं एप्पल एंड बॉय दोनों जो नाउन है उसकी जगह बदल देता हूं, द एप्पल एट अ बॉय, तो उस केस में गलत है क्या? नहीं, सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, नाउन की सिर्फ जगह बदल दी ना। गेटिंग? तो क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज बोलता है कि नाउन कहीं भी यूज किया जा सकता है, नथिंग रॉन्ग। लाइक गेटिंग? तो वैसे प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्रोग्रामर क्रिएटेड है, तो वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, बट जो चीजें लैंग्वेज जिसने डिजाइन की है, उसने जो सेट ऑफ वर्ड्स दिए है, और जिसने लैंग्वेज दिया है उसने हर वर्ड का क्या तय किया है, मीनिंग आपको उसी पर्पस के लिए उसको क्या करना है? यूज करना है। गेटिंग क्लियर? तो सी में कितने वर्ड्स है वो बताता हूं। एनसी सी के हिसाब से, आप कहोगे एनसी सी क्या है? उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सी का एक स्टैंडर्ड बनाया, एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया। तो एक एनसीसी, एनसीसी के पहले था केएनआरसी, उसके पहले था डेनिस की सी, माने डेनिस मींस द पर्सन हु इन्वेंटेड सी, तो डेनिस रिची उसकी सी थी। फिर उसके साथ और एक पर्सन ज्वाइन हुआ, कनिंगन, तो कनिंगन एंड रिची की सी बनी। फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक कमिटी फॉर्म हुई जिसको हम कहते हैं एनसीसी। फिर एनसीआईएसओसी, फिर C99, C11, ऐसे चल रहा है। गेटिंग? ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन के अलग अलग कमिटीज है और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, एंड दुनिया भर के जितने कंपाइलर्स हैं उन्होंने वो रूल्स क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। लाइक ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू एनसीसी, C99 के पहले तक 32 कीवर्ड्स थे। फिर वो कौन से कीवर्ड्स है वो मैं इधर कैटेगराइज करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? बट व्हाट आर कीवर्ड्स दैट आर क्लियर टू यू? तो दे आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, दे हैव देयर ओरिजिनल मीनिंग, उनको उनका अपना एक मीनिंग है, उसका मीनिंग पहले ही किसको इन्फॉर्म्ड है? कंपाइलर। एंड किसने इन्फॉर्म किया? जिसने वो लैंग्वेज डिजाइन किया है उसी ने कंपाइलर भी बनाया है। तो जिसने लैंग्वेज डिजाइन किया है उसने कंपाइलर बनाया है, तो हर एक वर्ड का मीनिंग उसने ऑलरेडी किसको इन्फॉर्म किया? कंपाइलर। लाइक गेटिंग? then their meaning cannot be changed at any instance. You got it ना? जैसे मैंने इधर int किस पर्पस के लिए यूज किया ये एग्जांपल में देखो। int जो वर्ड है ना, वो मैं ये x एंड y, ये जो दो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप बताने के लिए, मींस इधर मैं क्या बता रहा हूं? x एंड y ये दो वेरिएबल है, बट उसमें रखा क्या जाएगा? क्या टाइप का डेटा रखा जाएगा? इंटीजर। ठीक है? तो इंट ये रिजर्व वर्ड है, ये बता रहा है कि इन दोनों का टाइप क्या है? इंटीजर। व्हाट विल बी स्टोर्ड इन इट? इंटीजर। बट थोड़े देर के बाद मैंने इधर लिखा फ्लोट z, इंट, मींस मैं क्या कर रहा हूं?
इधर क्या नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, वेरिएबल क्या नाम का बना रहा हूं, इंट ऑफ टाइप फ्लोट. कंपाइलर कंफ्यूज होगा ना, गरगरायला लागेल कंपाइलरला. म्हणजे कंपाइलर बोलेगा मैं अभी क्या लेके चलूं. इधर आप बोल रहे हो इंट इज डेटा टाइप, और यहां बोलते हो इंट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. कंफ्यूजन. तो ऐसा अलाउड नहीं, ये रिजर्व वर्ड है, तो वो वर्ड मैं इधर यूज नहीं कर सकता हूं. गेटिंग क्लियर? तो यू गॉट इट राइट. जैसे विच, दैट, द, ये वर्ड्स जो है इंग्लिश के, वो किसी भी पर्पस के लिए या जो उसका पर्पस तय है उसी के लिए यूज किया जा सकता है. राइट और नो? क्लियर? सेम. अभी सी के जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, वो मैं इधर लिस्ट आउट करता हूं क्विकली. सी, एंड आर कीवर्ड्स आल्सो वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक. सारे बिल्डिंग ब्लॉक में से वो भी एक रोल प्लेयर है. जैसे घर बनाने के लिए जितना लगता है उसमें से एक कौन है, एक ब्रिक्स है, सीमेंट है, तो वो एक मेंबर हो गया उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का. तो प्रोग्राम बनाने के लिए जितने भी अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं, उसमें से एक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? कीवर्ड. गेटिंग? तो दे सर्व एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट. प्रोग्राम स्टेटमेंट मींस ही इंस्ट्रक्शंस. कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, ठीक है. एंड ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. सी के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में ही टाइप करना है. मन किया इफ लिखते समय आई कैपिटल एफ स्मॉल नहीं चलेगा. इंट लिखते समय आई कैपिटल या पूरा इंट कैपिटल लिखा, वोंट डू. यू हैव टू टाइप ऑल द कीवर्ड्स इन लोअर केस. बट देयर आर लैंग्वेजेस, ऐसे कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें क्या नहीं है, केस सेंसिटिविटी नहीं है. कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें कीवर्ड कैसे लिख सकते हैं, जैसा मन करो. बेस्ट एग्जांपल HTML. HTML किया? नो, यू हैव नॉट डन. ओके, तो HTML है. SQL किया? नाउ शी माइट हैव नॉट डन SQL, यू माइट हैव डन. फर्स्ट इयर मध्ये पोस्टग्रेस वगैरे केलं असेल ना, टेबल्स क्रिएट अँड ऑल. हां, डेटाबेस मध्ये मग तुम्ही क्रिएट टेबल ते लिहायचा ना, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो उसमें रिजर्व वर्ड थे ना, क्रिएट, सिलेक्ट. गेटिंग? बट वो कैसे भी लिखा चलता था. अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, डजंट मैटर, दो वो रिजर्व वर्ड था. तो क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स क्या नहीं है, केस सेंसिटिव. वो केस इनसेंसिटिव है. बट सी में सारे कीवर्ड्स क्या होता है, लोअर केस. मीन्स वो केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव समझ में आया ना, कि अपर केस, लोअर केस एक ही, ऐसा नहीं, सब कुछ लोअर केस. ठीक है. मैंने इधर इसको स्प्लिट अप किया है. ये सब जो है वो डेटा टाइप के रिलेटेड है. ये सब जो है वो कंट्रोल फ्लो रिलेटेड है. इसका पूरा एक यूनिटी है. यूनिट 3 जो रहेगा हमारा, वो पूरा इसके ऊपर है. यूनिट 3 में हम देखेंगे कि डिसीजंस कैसे लेते हैं, लूप्स कैसे लिखते हैं, लूप में से बाहर कैसे निकलते हैं, उसके लिए ये सब है. गेटिंग? एंड 5 ये स्टोरेज क्लासेस के लिए होता है. ठीक है. अभी कहोगे स्टोरेज क्लासेस मींस व्हाट? वो सिर्फ बताता है कि मेमोरी किधर एलोकेट करनी है. क्लियर? आपके मेमोरी में भी अलग अलग मेमोरी मैप्स होता है. तो कौन सी चीज कौन से एरिया में जाएगी, कौन सा पार्ट स्टैक में जाएगा, कौन सा हिप में जाएगा, ये स्टोरेज क्लासेस बताते हैं. लाइक गेटिंग? तो इतना याद रखो, ये 5 स्टोरेज क्लासेस है. ये सारे जो है वो कंट्रोल फ्लो है, वो किसके लिए? डिसीजंस लेने के लिए, लूप्स लिखने के लिए. गेटिंग? और ये सब जो है वो डेटा टाइप से रिलेटेड है. गेटिंग? तो टोटल कितने हैं ये एनसीसी के अकॉर्डिंगली है. कितने हैं? एक कॉलम एंड कितने वो काउंट करो और उतने माइनस कर देने का. ऐसे मैथ्स का ट्रिक यूज करना है. गेटिंग? ये 3, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है. एंड कॉलम्स कितने हैं? 5. तो 8 5 जा 40. 40 में से इतने सबट्रैक्ट कर दो. है ना? 32 है. तो एनसी सी के हिसाब से 32 है. बट बाद में लाइक सी 99 आया, तो उन्होंने कुछ थोड़े और कीवर्ड्स ऐड किए हैं. फिर उसके बाद का जो C11 है, C11 मींस 2011. C 1999 का स्टैंडर्ड है, इसलिए उसको C99 कहते हैं. C11 मींस जो अगेन नया मॉडिफाइड वर्जन जो आया,
दैट इज सी 2011। उन्होंने उसमें कुछ और कीवर्ड्स ऐड किए, तो मैं वो जो एक्स्ट्रा ऐड किए वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एनसीसी में जो पुराना C99 के पहले वाला है उसके हिसाब से मैंने बताया है। तो फ्यू ऑफ डेटा टाइप, कंट्रोल फ्लो एंड स्टोरेज, ये 3 कैटेगरी में ही ये स्प्लिटेड है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो फॉर टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर ओनली। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। यू कैन गो, बस मिस हो जाए। तो we will discuss about identifiers, then we will discuss about data types, literals, फिर data types क्या अलग अलग है सी ने दिए हैं, हर एक data type के sizes क्या है, range कैसे निकलती है, सब कुछ बताऊंगा। एंड फिर ये सब चीजें हो गया तो फिर हम लोग पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे, getting? And if you have laptops and all, तो you can do it simultaneously along with me। आपके पास अगर अपना लैपटॉप रहेगा तो जब अपना प्रोग्रामिंग शुरू होगा ना इधर, तो आप मेरे साथ क्लास में ही कर सकते हो, गेटिंग?